सर चैप्टर का नाम लिखो, सर सुनो ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो अगर एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर में रहेगा तो उसको मीटर पर सेकंड में करना जरूरी रहता है या नहीं किया तो भी चलेगा सर? तुम ये बताओ, जो भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जैसे मैंने बोला F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, इसमें मास किस में पुट करते हो? किलोग्राम में। ये कौन सी हाँ। यूनिट है? ऐसा ही सिस्टम है ना ये? हाँ तो सर। फिर एक्सेलेरेशन की यूनिट भी किस में पुट करोगे? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अरे एसआई में पुट करोगे ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ऐसे अलग अलग मिक्स थोड़ा ना कर सकते सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम। ये फोर्स की यूनिट जो होती है न्यूटन, ये कौन सी यूनिट होती है? एसआई। तो तुम यहाँ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में पुट करोगे क्या? गलत हो जाएगा नहीं ना। सर इसमें नहीं, वेलोसिटीज में सर, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन वगैरह इसमें। अरे वेलोसिटी में भी जैसे मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी। अब ये तुम किलोग्राम में पुट कर रहे हो, इसकी यूनिट होती है न्यूटन इनटू सेकंड। इसको क्या तुम किलोमीटर पर सेकंड में करोगे क्या, या किलोमीटर पर आवर में? सिंपल बात है ना, तो क्लास 9 10th में सीख जाते हैं बच्चे। ऐसा ही सिस्टम में सर पुट करोगे तो सारा चीज ऐसा ही में, फिर इसको भी किलोमीटर के हिसाब से पुट करो। इसकी यूनिट भी दूसरी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके रखो। समझ में आया क्या? ओके सर। हाँ हाँ, सर। हाँ इतना हाँ। तो समझ में आना चाहिए ना कि कौन से सिस्टम में पुट करते हैं, क्यों करते हैं। हम सारा एसआई सिस्टम में पुट करते हैं या सीजीएस में पुट करते हैं? किलोमीटर पर आवर तो कोई से भी सिस्टम में यूज नहीं होती। समझ में आया क्या? तो किस में कन्वर्ट हाँ करते सर, हैं? मीटर पर सेकंड से। हाँ, एक्सेलेरेशन की यूनिट पता है ना, मीटर पर, उसमें कन्वर्ट करने में क्या जा रहा है। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो लिखो सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन शॉर्ट में बोलते हैं इसको एस एच एम। एस एच एम। इसमें फर्स्ट सर लिखो। नया चैप्टर। हाँ, फर्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होता है देखो। व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? नाम से समझ में आएगा, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने बोला डेफिनेट, यहां पे लाइन पर ध्यान दो पूरा अच्छे से। एक तो यहां पर ध्यान दो, डेफिनेट पर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, एक रिपीटेशन होना चाहिए। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, बताओ ये पीरियोडिक मोशन है क्या? ये पीरियोडिक यस मोशन है सर। क्या? यस सर। यस। अगर इसका टाइम पीरियड फिक्स है तो, अगर इसका टाइम पीरियड फिक्स्ड है तो, देखो ये रिपीट कर रहा है ना, बार बार उसी बात को रिपीट कर रहा है। बट हो सकता है पहली बार इसने 1 सेकंड में पूरा राउंड लगाया, फिर वही बात इसने अगली बार 2 सेकंड में रिपीट किया, तो टाइम पीरियड चेंज हो गया ना। समझ में आया क्या? देन इट इज नॉट पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन पीरियोडिक पाथ, समझ में आया, वो सेम होना चाहिए, तो ये पीरियोडिक मोशन है। तो कौन सा सर्कुलर मोशन पीरियोडिक होगा, यूसीएम या एनयूसीएम? यूसीएम। यूसीएम। इफ इट इज यूसीएम देन इट इज पीरियोडिक मोशन। समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, अगर NUCM होगा तो ये पीरियोडिक मोशन इसको नहीं बोलेंगे, ऑल्दो ये पाथ को फिर से रिपीट कर रहा है, सेम पाथ पर मूव कर रहा है, बट टाइम पीरियड भी फिक्स होना चाहिए। डेफिनेशन क्या होती है पीरियोडिक मोशन की? द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। समझ में आया? जैसे मान लो एक ये फैन है, ठीक है, ये फैन ऐसे घूम रहा है इस पर, इसके अबाउट। अगर ये ऐसे घूम रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जैसे इसमें यूसीएम में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, अगर ये फैन भी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसके पार्टिकल कौन सा पाथ, कौन सा मोशन कर रहे हैं?
इसके पार्टिकल जो कर रहे हैं वो पीरियोडिक मोशन कर रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया सबको? What is periodic motion? The motion which repeat itself after definite period of time. चाहे अभी जरूरी नहीं सर्कुलर हो, ऐसा भी हो सकता है। मान लो इस पर मैं एक ऑब्जेक्ट छोड़ दूं, तो ये बार बार ऐसे ऊपर नीचे होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो ये भी तो पीरियोडिक मोशन है, बट कब? अगर इसका टाइम पीरियड सेम रहे, टाइम पीरियड में लॉस ना हो। वैसे रियल में ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे इसका टाइम पीरियड कम होता जाएगा। बट अगर ये जैसे वैक्यूम में हो रहा है, इस पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, इसकी एनर्जी कांस्टेंट है, तो ये कौन सा मोशन कर रहा है? समझ में आया क्या? पीरियोडिक मोशन आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब एक और तुमने सुना होगा ऑक्सीलेशंस या ऑक्सीलेटरी मोशन, है ना? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीलेशन एंड ऑक्सीलेटरी मोशन, वो भी देखते हैं। नो सर, नहीं मालूम ऑक्सीलेशन ऑक्सीलेटरी हाँ, मैं मोशन। बताऊंगा ना, हम पढ़ेंगे इसमें। सुना तो होगा कभी ऑक्सीलेशंस? चलो नहीं भी हाँ सुना सर। अभी सुन ही लोगे। ऑक्सीलेशंस क्या होता है देखो, इसको भी डायग्राम बना के देखते हैं पहले। देखो, इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। ध्यान से लाइन पर ध्यान दो। इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन होता है ये, इन विच ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो। जैसे ये थर्ड वाले एग्जांपल में देखो, इस वाले एग्जांपल में देखो, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? टू एंड फ्रो कर रहा है ना ऐसे। Yes, sir. हाँ, पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो। जैसे तुमने सीविंग मशीन की निडल देखी होगी, ऐसे ऊपर नीचे करती, सिलाई मशीन होती है ना, यस सर। उसकी निडल Yes, ऐसे sir. उसके टिप को देखो, ऐसे ऐसे मोशन करता है। समझ में आया क्या? दिस इज ऑक्सीलेशन। ये भी पीरियोडिक मोशन है, बट स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन है। समझ में आया क्या? मुझे बताओ, ये Yes, sir. फर्स्ट वाला, ये एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल 3 में कौन सा वाला ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं है? इन तीनों में कौन सा वाला ऑक्सीलेटरी फर्स्ट मोशन नहीं वाला। है? हाँ, फर्स्ट वाला। और सेकंड वाला? वो भी नहीं है। हाँ, जिसमें टू सर एंड पर फ्रो मोशन हो रहा सर हो। पर सर हाँ, सर पर उसके लास्ट के जो फैन के जो फ्लैप्स के जो पार्टिकल्स है, वो तो ये नहीं है ना, उसकी तो पोजीशन फिक्स नहीं है ना। हाँ, तो घूम रहे हैं, लेकिन वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं क्या? नो वो तो ऐसे सर। सर्कल कर रहे हैं ना, सर्कल इज सर्कल टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन तो ऐसे नो ऐसे होता है, एक मीन पोजीशन होती है, उसके अबाउट ऐसे आगे पीछे पार्टिकल घूमता है, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या ऐसा मोशन एग्जांपल 1 और 2 में हो रहा है क्या? नो No, सर। sir. तो दोनों ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं है। दोनों कौन से मोशन है? दोनों पीरियोडिक मोशन है, बट दे आर नॉट ऑसिलेटरी मोशंस। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. थर्ड वाला ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक भी है। ऑसिलेटरी इज ए टाइप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। समझ में आया? हाँ, सो हाँ सर। oscillations, it is a specific type of periodic motion in which a particle moves to and fro about a fixed position. एक फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट वो टू एंड फ्रो मोशन करते रहते हैं, इज कॉल्ड मीन पोजीशन। इसको मीन पोजीशन भी बोलते हैं या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा भी मैं बताता हूँ। थर्ड वाला क्यों है ऑसिलेटरी मोशन? क्या? थर्ड वाला एग्जांपल ऑसिलेटरी मोशन क्यों है? क्योंकि देखो, ये इस पोजीशन के अबाउट ये मीन पोजीशन, इसके अबाउट ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, टू एंड फ्रो। नहीं हाँ घूम रहा सर, है? हाँ, घूम रहा है। इसलिए। समझ में आया? तो देखो, ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, एक मीन पोजीशन होती है, दिस इज मीन पोजीशन, इसके अबाउट पार्टिकल ऐसे ऐसे बार बार रिपीट करता है इसके अबाउट, बार बार इसके अबाउट
जैसे मीन पोजीशन, इससे इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, तो ऐसे ऐसे मूव करेगा। समझ में आया? ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेशंस। समझ में आया? या ऑसिलेटरी मोशंस। ठीक है, इसमें एक पोजीशन होती है जिसके अबाउट वो घूमता है। समझ में आया? उस पोजीशन को मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन? याद है वर्क पावर एनर्जी में मैंने इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? यस सर। मुझे बताओ, इस हाँ, डायग्राम सर। में देख के बताओ, मैंने ऐसे पढ़ाया था, याद है? यस सर। तीनों जगह नेट फोर्स 0 होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है जहां पर नेट फोर्स 0 होता है। तो पार्टिकल यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम में, और यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम में। ये वाला है स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है? कि जिसके आसपास अगर आप डिस्प्लेस करो तो फिर से वहीं आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ छोड़ूं, इसको यहाँ से उठा के, ए से उठा के यहाँ रख दूं ऊपर थोड़ा, तो वापस यहीं आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। मतलब जैसे आपको उसकी पोजीशन से उसको हटाओ तो एक फोर्स लगता है जिसको वापस उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाता है। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये टॉप वाला, ये कौन सा है? अनस्टेबल। अनस्टेबल। यहाँ से इसको डिस्प्लेस करो, बताओ वापस ऊपर आएगा क्या? नो सर। नहीं, ये परमानेंटली दूर चला जाएगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल। ये अनस्टेबल है, वहां से थोड़ा सा भी हिला दो वो चला जाएगा, वहां से उसका इक्विलिब्रियम उससे छूट जाएगा। समझ में आया? सो दिस इज अनस्टेबल। और ये न्यूट्रल। तुम्हें याद हो तो हमने पढ़ा था, स्टेबल कहां पर होता है? जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, सॉरी मिनिमम होती है। देखो ये मिनिमम है, मैक्सिमम पर अनस्टेबल होता है। देखो यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है। और न्यूट्रल पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है। देखो यहाँ पर कांस्टेंट है। समझ में आया क्या? याद है सब? हाँ। तो ऑसिलेशंस भी जब होता है तो एक ऐसे पॉइंट के अबाउट होता है जिस पॉइंट पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तभी तो तुम इस पार्टिकल को यहां से यहां छोड़ दो, है ना? यहां से यहां जाएगा, वापस घूम के वापस इधर ही आएगा मीन पोजीशन पर। समझ में आया क्या? इसको और आगे डिस्कस करेंगे हम, इस चैप्टर में यही पढ़ना है हमें, ठीक है। परमानेंटली दूर नहीं चला जाएगा, वापस आ रहा है ना? समझ में आया क्या? तो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहाँ पर, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो मीन पोजीशन होती है, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है, वहां पर नेट फोर्स 0 होता है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। समझ में आया क्या? हाँ? इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। वो मैक्सिमम अपनी पोजीशन से कितना दूर गया, लास्ट, दोनों साइड, इसको भी क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन। समझ में आया? और तुमने सुना होगा एम्पलीट्यूड, वो होता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक के बीच की डिस्टेंस, वो होता है एम्पलीट्यूड। समझ में आया? पार्टिकल का मीन पोजीशन जैसे यहाँ से वो इतना दूर गया, उसके बाद यहाँ जाके रुक गया, फिर वापस इधर आएगा, क्योंकि इसको इधर फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है। स्टेबल इक्विलिब्रियम जहां भी होता है वहां से आप उसको डिस्प्लेस करो, फोर्स वापस बुलाता है उसको, तो यहाँ से वापस आएगा ये। तो ये जो मैक्सिमम दूर जितना गया वो, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और यहाँ मीन पोजीशन से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। समझ में आया? यस सर। सो डिफरेंस समझ में आया पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशंस में? Periodic motion is a motion which repeat itself after definite interval of time. तो उसमें ये सारे आ जाएंगे इसमें। Oscillations is also a specific type of periodic motion, but उसमें वो to and fro होता है, वो सर्कुलर नहीं होता है। सर्कुलर मोशन इज नॉट ए टू एंड फ्रो मोशन। समझ में आया? टू एंड फ्रो मोशन कैसे होगा? जैसे सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम ऐसे लटकाया आपने, उसको ऐसे लाके छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे करेगा ना वो भी। यस सर। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन ही तो बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। कोई एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, देखा होगा लेबोरेटरी में स्कूल की,
हाँ, तो उसको क्या बोलते थे हम? ऑसिलेशन की सिंपल पेंडुलम क्या करता है? तुमसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? ऑसिलेशन करता है। समझ में आया क्या? ऐसे यस मोशन को सर। क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन। तो इस टू एंड फ्रो मोशन या जो ऑसिलेशन होता है, इसमें एक मीन पोजीशन होती है, उस बीच में होती है एकदम, वो इक्विलिब्रियम होता है वहां पे, उसका पार्टिकल का क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। समझ में आया कि जैसे सिंपल पेंडुलम को भी तुम देखोगे तो यहां से अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ऐसे ऐसे करेगा ये, यहां तक जाएगा, है ना? ऐसे। तो ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन है। यहाँ पर इस पर फोर्स बैलेंस होता है, यहाँ पर टी ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, ठीक है। प्लस अगर इसे ऐसे घूम रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी वहां लग रहा होगा। सारे फोर्स बैलेंस होते हैं, नेट फोर्स यहाँ पे जीरो होता है, बैलेंस। समझ में आया क्या? ये बाद में डिस्कस करेंगे हम, अभी सिर्फ समझते जाओ कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। समझ में आया पीरियोडिक मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है? यस सर। मुझे बताओ, क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं? नो सर। नो सर। जैसे कि यूसीएम, वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं है ना? मुझे बताओ, क्या सारे ऑसिलेटरी मोशंस पीरियोडिक मोशंस होते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आया? यस सर। लिखो ये। सर चैप्टर नेम क्या है? क्या क्या बोल चैप्टर रहे का हो? नाम क्या है सर? चैप्टर का नाम है सिंपल सिंपल हार्मोनिक हार्मोनिक मोशन। मोशन। अभी तो उस पे आया ही नहीं मैं, उस पे भी आएंगे। चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए टाइप ऑफ ऑसिलेशन, उस पे भी आऊंगा मैं। ऑसिलेशन इज ए टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन का एक टाइप होता है और सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन का एक टाइप होता है। डन सर। सर रुको। हाँ लिखो। लिख लिया? हटा दूं? नो सर। यस सर। हाँ यस सर। सर। नो सर। लिखो लिखो। डन सर। डन सर। डन। यस
सर। अब देखो मैंने क्या बोला था वो भी लिख लो। ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी मोशंस, है ना, बट ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक और लाइन एक्स्ट्रा लिखी है, इसका मतलब कौन बताएगा मुझे। देखो फर्स्ट लाइन तो मैंने लिखी है, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी मोशंस। ये समझ में आया सबको? हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल यस सर। यूसीएम, यस सर। है ना। और ऑसिलेटरी मोशन तो खुद एक पीरियोडिक मोशन होते हैं, तो सारे ऑसिलेटरी मोशंस तो पीरियोडिक मोशन होते ही है। ऑसिलेटरी मोशंस कौन से होते हैं? टू एंड फ्रो वाले। समझ में आया? ऑसिलेटरी मोशंस इन विच नो लॉस ऑफ एनर्जी, इसका मतलब कौन बताएगा? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो अगर एनर्जी का लॉस हो गया तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस हाँ सर। सर। मान लो हाँ, एक सर। राउंड उसने 1 सेकंड में लगाया, एनर्जी का लॉस हो गया तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो और फिर टाइम पीरियड चेंज हो गया तो हमने जो पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन हमने जो समझी है, क्या बोलता है पीरियोडिक मोशन? जो रिपीट होते हैं और आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होते हैं। तो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम चेंज हो जाएगा ना अगर एनर्जी में लॉस हो गया तो। समझ में आया? यस सर। ये चीज ध्यान रखना, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस इन विच नो लॉस ऑफ एनर्जी आर पीरियोडिक मोशंस। जनरली कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस रियल में तो होता है, बट हम वो सब जब भी हम ऑसिलेटरी मोशंस पढ़ेंगे तो वो सारे लॉसेस को हम नेग्लेक्ट करेंगे। जैसे हम जब वर्टिकल मोशन पढ़ते थे तो ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते थे तो सिर्फ एक ही फोर्स मानते थे mg, बाकी फोर्स को नेग्लेक्ट करते थे। समझ में आया क्या? हाँ। अब लिखो सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये क्या होता है देखो। सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले पढ़ लेते हैं फिर लिखना है। देखो ये भी टू एंड फ्रो होता है, इट इज ऑल्सो टू एंड फ्रो मोशन ऑक्सीलेशन। ठीक है, ये ऑक्सीलेशन की स्पेलिंग चेंज कर देना। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। रुको मैं इसको चेंज कर। अब समझो सिंपल हार्मोनिक मोशन टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन क्या होते हैं? ऑसिलेशन ही होते हैं। मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, जैसे ऑल ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं, है ना। सो इट इज ए टाइप ऑफ ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन इनमें क्या डिफरेंस होता है अभी मैं बताऊंगा। टू एंड फ्रो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक तो ये स्ट्रेट लाइन में होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है अभी बताता हूं। जैसे मान लो कि ये एक स्प्रिंग है, ये एक ब्लॉक, इसको मैंने यहां से इसे एक्सटेंड किया। मान लो मैंने एक्सटेंड किया x से, तो इस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा ना, वापस से पीछे बुलाएगा इसको। वापस से कहाँ बुलाएगा? इस पोजीशन की तरफ। इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। समझ में आया क्या? जो नेचुरल लेंथ है यहाँ पर, तो इसको ये रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जो कि इस केस में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। समझ में आया क्या?
इसको बोलते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। यस सर। एंड इज Yes, ऑलवेज डायरेक्ट। सिर्फ स्प्रिंग ब्लॉक वाला ही ऐसा नहीं होता, और भी ऐसे होते हैं, ठीक है। एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पोजीशन कॉल्ड मीन पोजीशन। ये कहाँ किस तरफ लगता है फोर्स? इसकी Mean डायरेक्शन position. हमेशा किधर होती है? ये मीन पोजीशन की तरफ। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। तो जब Yes, हम ये sir. प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा -kx। ठीक है। अब ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था, इसको मैं हटा देता हूं अभी। जनरल कोई भी, सिर्फ स्प्रिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल कोई भी SHM जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। इसमें एक मीन पोजीशन होती है। यहां से मान लो आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, मान लो x डिस्प्लेस किया, ठीक है, ये मीन पोजीशन है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। कितना लगेगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, it is directly proportional to displacement from mean position. X is displacement from mean position. समझ में आया? ठीक है, x is displacement from mean position। एंड जब मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, तो कांस्टेंट आएगा और ये माइनस साइन आएगा। माइनस साइन का मतलब क्या है? अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। कि देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का एरो देखो और फोर्स का एरो देखो। डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है और फोर्स लग रहा है लेफ्ट की तरफ। समझ में आया? यस सर। के कांस्टेंट, के तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें x हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स x की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो रिस्टोरिंग फोर्स तो ऑसिलेशंस में भी लगता है। जैसे मैंने बोला तुमसे एक ही मोशन हो रहा है, ठीक है, इसमें ये मीन पोजीशन है, इसमें मीन पोजीशन है। यहां से मैंने एक पार्टिकल को यहां रख दिया, x डिस्प्लेस किया, और इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो मुझे गिवन है, मान लो लग रहा है -kx³। बताओ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? डेफिनेशन में क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब पावर 1। यहाँ पे पावर कितनी है? 3। हाँ, 3। तो इट इज सिंपल ऑसिलेशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिफरेंस समझ में आया? यस सर। नहीं सर। ऑसिलेशंस में पावर कुछ भी हो सकती है, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स जो जिस पे डिपेंड करता है वो x की पावर 1 पर करता है। समझ में आया? हाँ। हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज सिंपल क्यों बोलते हैं? इसमें x की पावर 1 हो जाती है। तो हमें पढ़ना यही है, हमें जितने भी ऑसिलेशंस पढ़ने उसमें x की पावर 1 पर डिपेंड करेगा। समझ में आया? और उनको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये भी तो ऑसिलेशन है, दोनों ऑसिलेशन है। इट इज ऑसिलेशन। कौन सा वाला? SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट इट इज ओनली ऑसिलेशन, इट इज नॉट SHM। ये इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन है, बट ये SHM नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि SHM की पावर 3। it is a to and fro motion along a straight line in which the restoring force is directly proportional to the displacement। उसकी कोई पावर या मेंशन नहीं, पावर 1 पर डिपेंड करता है। समझ में आया? और कोई पावर है तो रिस्टोरिंग फोर्स तो सभी ऑसिलेशन में लगता है, ये भी तो रिस्टोरिंग फोर्स ही हो रहा है। ये पार्टिकल वापस दूर से इधर क्यों आता है? बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये जितने भी ऑसिलेशन होते हैं रिस्टोरिंग फोर्स तो सब में लगता है,
बट जो SHM में जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या समझ में आया? समझ में आया? यस सर। तुम तो कुछ याद मत रखो, ये SHM में जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है इट इज, बस इतना याद रखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है। x क्या है? इट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। समझ में आया? इसे SHM कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? SHM। हाँ। और अगर आपसे पूछा जाए, बस इतना पूछा जाए कि बताओ ऑसिलेशंस भी तो SHM, क्या सारे ऑसिलेशंस SHM होते हैं? ऐसा पूछे तो क्या बोलोगे? नो। नो। क्या सारे SHM, क्या सारे ऑसिलेशंस SHM होते हैं? नो। क्या सारे SHM ऑसिलेशंस होते हैं? यस। यस। देखो डेफिनेशन में लिखा है टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेशन, इट इज मींस इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑसिलेशन। SHM इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑसिलेशन। समझ में आया? यस सर। जिसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स सारे ऑसिलेशंस में लगता है, सारे टू एंड फ्रो मोशंस में लगता है, बट एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जो सिर्फ ऐसे में लगता है जिसमें वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑसिलेशंस को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ में आया? यस सर। यस सर। लिखो। तो अब हमें यहीं से शुरू करना है ये चैप्टर। अब क्या है, समझ में आया? चैप्टर का नाम सिंपल हार्मोनिक मोशंस, यहां से हमें शुरू करना है चैप्टर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब जो रिपीट होते हैं, तो सारे रिपीट, बताओ ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर पीरियोडिक और नॉट? यस है। यस सर। बट एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, नो लॉस ऑफ एनर्जी। समझ में आया? यस हाँ सर। तो सबसे पहले हमने पीरियोडिक मोशन पढ़ा, फिर उसमें एक स्पेसिफिक टाइप होता है ऑसिलेशंस जो टू एंड फ्रो होता है। समझ में आया? जैसे यूसीएम भी पीरियोडिक है बट इट इज नॉट टू एंड फ्रो। सो ऑसिलेटरी मोशन उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन होता है जो टू एंड फ्रो होता है, रिपीट भी कर रहा है पाथ को, बट टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन है। सो इट इज ए पीरियोडिक मोशन। फिर ऑसिलेशन मोशन में भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑसिलेशन होता है जिसे हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक क्यों बोलते हैं अभी आगे समझ में आएगा। हार्मोनिक क्यों बोलते हैं आगे समझ में आएगा। सिंपल इसलिए बोल रहे हैं कि x की पावर 1 है यहाँ पे, बाकी ऑसिलेशन टफ हो जाते हैं जिनमें x की पावर और ज्यादा, उनको उनको पढ़ना बहुत टफ है। समझ में आया क्या? यस सर। यस। इसलिए ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, x की पावर 1 है तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा हमेशा। समझ में आया? लिखा? नो सर। नो सर। लिखो। हो गया? नो सर। लिखो।
हटा दूं? नो सर। सर एमपी मतलब मोशन प्लेन ना? एमपी मतलब मीन पोजीशन। हाँ सर, मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? मीन पोजीशन मतलब ऐसी पोजीशन जहां पर नेट फोर्स जीरो है पार्टिकल, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, ये यहाँ पर जीरो हो जाएगा। समझ में आया क्या? यहाँ पर एक्स जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट है हम मीन पोजीशन से काउंट करेंगे। जितना पार्टिकल दूर जाएगा उतना उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो हम कैसे बताएंगे कितना दूर गया? समझ में आया? वो कहां से मेजर करेंगे? मीन पोजीशन। मीन मतलब हर पोजीशन। पार्टिकल जब ऐसे इस तरह का मोशन करता है, मतलब कहीं एक ऐसी जगह जहां वो दोबारा जाना चाहता है। समझ में आया क्या? जैसे मैंने उसको उठा के यहाँ रखा, तो इस पे फोर्स लगेगा वापस इसको इधर आने के लिए, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बट यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि यहाँ रुक नहीं पाएगा, आगे जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। फोर्स लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी इधर, तो यहाँ रुक नहीं पाएगा यहाँ पर। वो चाहता है मीन पोजीशन पे आना, मतलब इक्विलिब्रियम पे आना। स्टेबल इक्विलिब्रियम पता है ना क्या होता है? इट इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। मीन पोजीशन जो होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होती है। कौन सी वाली पोजीशन होती है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ये ऐसी ऐसी पोजीशन होती है, यहाँ से अगर आप पार्टिकल को हटाओ तो उस पे वापस उधर ही फोर्स लगता है वहीं पे ले जाने के लिए। समझ में आया? यस। हाँ, समझ में आया क्या? हाँ सर। उसी को मीन पोजीशन बोलते हैं। एंड इस पोजीशन पर नेट फोर्स जीरो होता है, कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगता इस पोजीशन, नेट फोर्स जीरो। समझ में आया? So simple harmonic motion क्या होता है? To and fro motion along a straight line in which the restoring force is directly proportional to displacement from mean position and is always directed towards a fixed position called as mean position. हमेशा किधर लगता है? मीन पोजीशन। आया समझ में? यस सर। बता दूं अब? यस सर। अब देखो थोड़ा सा और फीलिंग आया उसके लिए समझते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इसको थोड़ा सा समझते ताकि तुम्हें और अंडरस्टैंडिंग होगी, फीलिंग आएगी थोड़ी सी। ठीक है? सिंपल हार्मोनिक मोशन इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। जैसे मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड। ठीक है? ये अभी इसकी नेचुरल लेंथ पर है, मतलब स्प्रिंग एकदम फ्री है, कोई फोर्स नहीं स्प्रिंग के अंदर। यहाँ पर इसी को हम मीन पोजीशन बोलेंगे। यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है ना, मीन्स इट इज ए मीन पोजीशन। समझ में आया क्या? यस सर। यहाँ पर नेट फोर्स यस जीरो सर। है। ठीक है? ऐसी पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है उसको मीन पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पर नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन दोनों एक ही है। समझ में आया? हाँ। यस अब सर। मान लो मैंने इसको थोड़ा इधर खींचा, इधर इसको एक्सटेंड किया, तो उसको मैं उसी में डायग्राम ना बना के नीचे बना रहा हूँ। इसको मान लो मैंने इतना एक्सटेंड कर दिया, तो स्प्रिंग एलोंगेट होगी।
बताओ ब्लॉक जैसे ही मैं छोड़ूंगा किधर जाएगा? मीन पोजीशन की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर। इसका क्योंकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वाली जो पोजीशन होती है मीन पोजीशन, दैट इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। तुम्हें पता लग जाएगा, तुम डिस्प्लेस करके देख लो। तुमने ब्लॉक को खींचा, बताओ और दूर गया या पास में आया? और दूर गया या पास में आया? बताओ। पास में है। पास में आया। ऐसी ही पोजीशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? समझ में? मान लो मैंने एक्स एक्स एक्सटेंड किया था, ठीक है, इसको एक्स एक्सटेंड किया था। अब देखो, अब मैं इसको यहां से छोड़ूंगा तो इस पर, यहां पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। पीछे फोर्स लग रहा है ना इसको, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है आपको? हाँ, दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू आएगा माइनस के एक्स। समझ में आया क्या? हाँ, हाँ सर। यस इस फोर्स की वजह से ब्लॉक इधर जाएगा, यस सर। है ना? अभी यहाँ पर ये रेस्ट पर है, इस जगह पर, यहाँ पर छोड़ा मैंने इसको रेस्ट पर, यहाँ पर ये रेस्ट पर है, ये इधर जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? फोर्स लग रहा है और ये उधर ही जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? जब तक फोर्स लग रहा है। तो इसको फोर्स कब तक लगता जाएगा? इसी तरफ फोर्स कब तक लगेगा? जब तक वो फिर से नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन पे ना आ जाए, इस वाली लाइन पर। अगर वो इस वाली लाइन पर आ जाए वापस से, तो यहां तक उस पर फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट साइड। समझ में आया क्या? बताओ, यहाँ रुक जाएगा क्या? नो सर। नहीं रुकेगा, इसकी तो स्पीड बढ़ रही है ना। रुकने के लिए तो कहीं ना कहीं बीच में कम होनी चाहिए वापस। तो कम तो और आगे जाके होगी, इधर तो बढ़ ही रही है कंटिन्यूसली, इस तरफ तो बढ़ रही है ना कंटिन्यूसली स्पीड, यस सर। बिकॉज ऑफ दिस रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आया? अरे यस नो बोलो। यस सर। तो यहां यस पर तो सर। इसकी हाँ स्पीड सर। मैक्सिमम होगी, यहां पर इसकी स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम। समझ में आया? जैसे एक और एग्जांपल से देखो, हाँ सर। ये पेंडुलम को मैंने ऐसे उठा के थोड़ा सा लिफ्ट करके यहां से छोड़ा, ये इसकी मीन पोजीशन है। यहाँ पर मैं यहां से छोड़ूंगा तो ये यहाँ रुक जाएगा क्या, कि और आगे जाएगा इधर? जाएगा सर। आगे आगे। जाएगा। तो यहाँ v जीरो था, यहाँ पर तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है। समझ में आया? यहाँ बीच में तो इसकी एकदम मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, क्योंकि नीचे mg का रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है नीचे, तो स्पीड बढ़ाएगा उसकी। फिर जब ये ऊपर जाएगा ना, तब mg इसको पीछे लगेगा, ये ऊपर जा रहा है और फोर्स पीछे लगेगा इसको, mg का कंपोनेंट। तब इसकी स्पीड फिर आगे जाने के बाद कम होगी, फिर कहीं ना कहीं जाके ये रुक जाएगा, कहीं ना कहीं जाके ये मैक्सिमम या फिर रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा। समझ में आया? यस सर। तो फिर तो अगले राउंड में यहाँ रुक जाएगा, क्या और आगे जाएगा? जाएगा और आगे। तो ऐसे ऐसे करेगा। समझ में आया? वैसे ये ब्लॉक भी ऐसे ऐसे करेगा। ये जो स्प्रिंग ब्लॉक है, इसका मोशन कैसा होगा? टू एंड फ्रो। और इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हमें पता है ना स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है, kx लगाती है ना, हाँ सर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ही लगा रही है ना। सो इट इज SHM, है कि नहीं SHM? यस सर। समझ में आया? हम्म। यस। बेसिक्स पे ध्यान दो पूरा, मैं पूरा बेसिक समझा रहा हूँ अभी, कुछ भी टफ क्वेश्चन आज तो होगा ही नहीं, कुछ भी, पूरा बेसिक है आज। ठीक है, अब देखो, अब मतलब तुम्हें ये समझ में आ गया यहाँ पे रुकेगा नहीं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया, इसकी मैक्सिमम स्पीड है यहाँ पे। समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है। अब ये आगे जाके कहीं रुकेगा, तो उसको मैं नीचे बना देता हूँ।
मान लो यहाँ रुकेगा, तो जितना x उधर गया ना उतना ही x इधर जाके रुकेगा वो। फाइनली इसकी स्पीड यहाँ पर 0 होगी फिर। ठीक है, मतलब ये ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ऐसे मोशन करेगा। मेरे पेन को देखो, समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो मैं उनको 3 अलग अलग में इसलिए दिखाया ताकि तुम ओवरलैप ना हो, तुम्हें समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ इस जब इधर लग रहा था तब यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा था? इस जो रिस्टोरिंग फोर्स है इस साइड किधर लगेगा? राइट में। इधर लगेगा, तो वापस ही इधर आएगा। समझ में आया? हाँ, यस सर। तो जब ये मीन पोजीशन से इधर निकला इस तरफ, तब इसकी स्पीड इधर थी बट फोर्स इधर लग रहा था। समझ में आया? तो इसकी स्पीड कम होनी चाहिए, उधर जा रहा था फोर्स, क्योंकि जैसे स्प्रिंग कंप्रेस हुई मीन पोजीशन से, जैसे ही उधर गया तो फोर्स तो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही लगता है। हमने एसएचएम की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि फोर्स ऑल रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द फिक्स्ड पोजीशन कॉल्ड मीन पोजीशन। याद आया? तो पार्टिकल मीन पोजीशन से इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से इधर है तो फोर्स इधर लगेगा। समझ में आया? तो पार्टिकल जब मीन पोजीशन से इधर जा रहा था तो यहाँ पर उसकी स्पीड मैक्सिमम थी, बहुत तेज निकला यहाँ से। फिर जैसे इधर गया तो इधर जाते ही फोर्स इधर लगने लग गया, तो स्पीड कम होगी ना। यहाँ से ऐसे निकला, फिर स्पीड कम होगी, फिर यहाँ रुकेगा, क्योंकि फोर्स बढ़ते जा रहा है। जैसे जितना उधर जाएगा उतना फोर्स बढ़ेगा, तो उसको रोक देगा कहीं ना कहीं। समझ में आया क्या? यस फिर यहाँ रुकने के बाद अब स्पीड 0 हो गई, अब तो इधर ही जाएगा जिधर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स तो इधर ही लग रहा है, मीन पोजीशन के इधर है तो फोर्स इधर ही लगेगा, तो ये इधर जाएगा वापस से। फिर वापस से इसकी स्पीड बढ़ेगी इधर, क्योंकि फोर्स भी इधर और स्पीड भी इधर, डायरेक्शन भी इधर, तो स्पीड फिर से बढ़ेगी। तो जैसे मीन पोजीशन पे यहाँ आएगा इसकी स्पीड फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ नहीं रुकेगा, ये इधर जाएगा, फिर वही कहानी शुरू होगी। फिर इधर से इधर, ऐसे समझो जहां से आपने छोड़ा था वहीं से ये शुरू होगा बिना छोड़े अपने आप ही। तो यहाँ से फिर इधर आएगा, फिर इधर, तो ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलेगा, ये इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। समझ में आया क्या? हर जगह अलग अलग स्पीड है इसकी। आया समझ में? यस सर। इधर 0 है, Yes, फिर sir. बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर यहाँ 0 हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर यहाँ 0 हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अगर हम यहाँ पे टोटल 3 पोजीशंस होती है, दिस इज मीन पोजीशन और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन। थोड़ा बहुत इनके बारे में देख लेते हैं, बाद में तो हमें हर पोजीशन पे देखना है। ठीक है, और ये भी कौन सी है? एक्सट्रीम पोजीशन। समझ में आया? जो मैंने पहले बताया था वही है वापस, कि जितने भी ऑसिलेशन होते हैं, एसएचएम इज आल्सो ऑसिलेशन, उसमें एक मीन पोजीशन होती है, 2 एक्सट्रीम पोजीशन होती है, उनके बीच में पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है। वही तो वापस से बताया मैंने। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ, अब देखो एक्सट्रीम पोजीशन पर v 0 होता है, मीन पोजीशन पर v मैक्सिमम होता है। कितना होता है, क्या फॉर्मूला होता है, वो सब बाद में पढ़ेंगे। अभी बेसिक कंसेप्ट है, इतना तो समझ में याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर। एक्सट्रीम पोजीशन पर f मैक्सिमम होता है कि नहीं होता है? जितना दूर, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा ना। यस सर। मीन पोजीशन पर फोर्स 0 होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। फिर यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। ये सब याद होना चाहिए, माइंड में फिट होना चाहिए एकदम अच्छे से कि क्या होता है। सिंपल, इसके पूरे आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हर पोजीशन पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ, फोर्स पता है तो एक्सेलेरेशन भी मिल जाएगा। मान लो इसका मास है m, तो एक्सेलेरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास, तो एक्सेलेरेशन क्या आएगा? माइनस k/m into x। एक्सेलेरेशन भी x पर ही डिपेंड कर रहा है, तो जहां फोर्स मैक्सिमम है वहां पर एक्सेलेरेशन भी मैक्सिमम है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होता है। कितना होता है ये सब बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होता है। बताओ 0 कहाँ होता है? मेन पोजीशन। मेन पोजीशन बीच में एकदम। ठीक है,
अब फोर्स हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया, स्पीड हो गया। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। यहाँ जीरो होती है, जहां पर रुक गया वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ पर भी जीरो होती है, यहाँ पर मैक्सिमम होती है। समझ में आया? यस सर। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तीनों जगह। बताओ कहां पर मैक्सिमम, कहां पर जीरो? सर एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम रहेगी ना, हाँ, एक्सट्रीम क्योंकि मेन पोजीशन से जितना दूर आप ले जाओगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। वैसे स्प्रिंग के केस में भी देखो, स्प्रिंग में क्या एनर्जी स्टोर, पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। हाँ, हाँ सर, समझ हाँ में आया? सर, तो स्प्रिंग से ही समझ लो कि मेन पोजीशन से जितना इधर ले जाओ या उधर ले जाओ उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी एसएचएम में। समझ में आया? तो एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होगी, मीन पर तो जीरो होगी। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ मैक्सिमम होगी। इसको जीरो ना लिख के मिनिमम लिख लो। अभी किसी किसी केस में हो सकता है जीरो ना हो, तो यहाँ पे लिख लो मिनिमम। समझ में आया? और टोटल यस सर। एनर्जी वो हर जगह सेम होगी। कहीं पे काइनेटिक ज्यादा होगी, कहीं पे पोटेंशियल कम होगी, कहीं पे पोटेंशियल ज्यादा होगी, कहीं पे काइनेटिक कम होगी, बट टोटल एनर्जी हर जगह क्या होगी, सेम। सेम होगी। सेम। बट कंडीशन क्या है, जितने भी फ्रिक्शन वगैरह ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस वो नेग्लेक्ट कर दिया हमने, वरना टोटल एनर्जी कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और थोड़ी देर बाद ये जो ऐसे ऐसे कर रहा है ये रुक जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। लिखो। लिखा? नो सर। समझ में आया पूरा जितना बताया मैंने? हाँ सर। यस सर। सर हम लोग मेन पोजीशन को स्टार्टिंग पोजीशन भी कह सकते हैं क्या जरूरी नहीं क्वेश्चन में? मेन पोजीशन से शुरू हो, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं हम। ठीक है, मैंने मीन से थोड़ा शुरू किया था, सर मैंने फिर तो मेन, उसको एक्सट्रीम पे ले जाके फिर छोड़ा था। समझ में हाँ आया? सर, स्टार्टिंग पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां से हम सोल्व करते हैं। जैसे t इक्वल टू जीरो पर मैंने बोला कि पार्टिकल बीच में कहीं से शुरू हुआ, तो वो स्टार्टिंग पोजीशन है, वो क्वेश्चन में दी होगी तुम्हें। t इक्वल टू जीरो पे जहां से हम किसी भी मोशन को स्टडी करते हैं वो स्टार्टिंग पोजीशन होती है। समझ में आया? स्टार्टिंग पोजीशन मतलब t इक्वल टू जीरो। ठीक है, हाँ सर, अब उसमें वो कहीं पे भी हो सकता है, एक्सट्रीम पर हो सकता है, मीन पर हो सकता है, लेफ्ट एक्सट्रीम पर हो सकता है, एक्सट्रीम और मीन के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। डन सर। हटा दूं? सर
हो गया? सर कल आप लेक्चर लेने वाले हो? सुबह है ना? हाँ। आ लूंगा ना। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, हम लोग को लगा कल अपने सर का लेक्चर लिया तो कल मैथ सर ही 2 लेक्चर लेंगे इसके लिए। नहीं नहीं, मेरा तो होगा। हो गया? सर आपका 8 बजे का है ना सर? हाँ। अब देखो, चलो इसको थोड़ा सा और एक बार स्टडी करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबने लिख लिया? अब देखो तुम यहाँ पर ध्यान Yes, से sir. देखो तो हर जगह स्पीड अलग अलग है, हर जगह एक्सेलेरेशन भी अलग अलग है। देखो, ध्यान से देखो, मुझे बताओ एक्सेलेरेशन सेम है क्या हर जगह? एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है? नो सर। एक्स No, पे sir. डिपेंड कर रहा है ना, एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाँ एक्स। सर। तो हर जगह फोर्स अलग है, एक्सेलेरेशन अलग है, वेलोसिटी अलग है। समझ में आया? तो इसको हाँ इसको पढ़ना भी थोड़ा सा ऐसे रेक्टिलिनियर मोशन जैसा इजी थोड़ा है, वैसे लग रहा है क्या तुम्हें? हर जगह नो सर। देखो, कभी स्पीड बढ़ रही है और फोर्स पीछे लग रहा है, कभी स्पीड कम हो रही है, फोर्स इधर लग रहा है। कुछ ना कुछ ऐसे सोचना पड़ेगा इसको करने के लिए। समझ में आया क्या? तो थोड़ा सा नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। तो इसको सिंपल बनाया जाएगा, इसको हम बनाएंगे सिंपल। समझ में आया सिंपल कैसे बनाएंगे? वही नेक्स्ट टॉपिक है, इसको सिंपल बनाते हैं। चलो थोड़ा सा, इसका नाम है सिंपल तो इसको सिंपल बनाते हैं। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, प्रोजेक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। इससे थोड़ा हमें और इजी, इस चैप्टर को इजी बनाएंगे हम। कैसे, वो देखो अभी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा जो मैं बोलूंगा उसको। मुझे बताओ, जैसे मान लो एक ये पार्टिकल है। देखो तुम्हें यूसीएम कैसा लगा था? यूसीएम टफ लगा था क्या? No, sir. यूसीएम इतना टफ नहीं था, है ना? तो अगर यूसीएम के सारे कंसेप्ट यहाँ यूज कर लें तो ये भी इजी हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर मैं बोलूं इस चैप्टर को तुम अगर इजीली कर सकते हो, अगर तुम्हें यूसीएम समझ में आता है, तो फिर तुम बोलोगे हाँ सर वैसे कर लेंगे हम। समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ सर। तो देखो इसको यूसीएम की हेल्प से कैसे सोल्व करेंगे। देखो इधर, जैसे मान लो ये कि सर्कल हो रहा है जिसमें ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म। कहां से शुरू हुआ? मान लो ये यहां से शुरू हुआ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके साथ एक ऐसे एक रबर की स्ट्रिंग कनेक्ट कर दी। रबर की स्ट्रिंग क्या होती है? जिसकी लेंथ कम ज्यादा हो सकती है ना? और मैंने क्या किया, उसको उसका प्रोजेक्शन मैंने इस लाइन पर लिया। प्रोजेक्शन मतलब समझ में आता है क्या होता है? अभी बताता हूं। ये एक पार्टिकल है, इसको मैंने रबर से कनेक्ट किया और इसका प्रोजेक्शन यहाँ लिया, मतलब इसकी शेडो ली मैंने वहां पे। अब मुझे बताओ, जैसे पार्टिकल यहां से यहां आ गया, तो ये स्ट्रिंग कहां से कहां आ गई होगी? यहां आ गई होगी ना, ऐसे। यहां आ गई होगी ना? हाँ सर। पार्टिकल यहां से यहां आया तो स्ट्रिंग यहां आ गई होगी। समझ में आया? Yes, sir. पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है? पार्टिकल तो यूसीएम कर रहा है, बट उसकी प्रोजेक्शन देखो, उसकी प्रोजेक्शन मतलब उसकी शेडो, उसकी परछाई, वो क्या कर रही है वो देखना अभी तुम। अब मान लो पार्टिकल यहां आ गया,
तो उसकी परछाई यहाँ से यहाँ गई होगी। चलो पहले एक बीच में यहाँ पोजीशन लेते हैं। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया होगा तब उसका प्रोजेक्शन कहाँ गया होगा? यहाँ पर, है ना? तो जैसे जैसे पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, इधर 0 से 90 डिग्री घुमा, यहाँ 0 था, यहाँ से 90 डिग्री घुमा, तो इधर इसका प्रोजेक्शन इधर जा रहा है। समझ में आया? हाँ सर। समझ में आया क्या? ध्यान से सुनना। अब अगर मैं 90 डिग्री से ज्यादा घुमाऊं इसको, जैसे यहाँ आ गया, मैं एंगल यहाँ से मेजर कर रहा हूं, अब मैंने इसको इतना घुमा लिया, ये 90 से ज्यादा है ना? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? अब इसका प्रोजेक्शन कहाँ आ गया होगा मुझे बताओ? यहाँ आ गया होगा। हाँ हाँ सर। जब ये यहाँ आ जाएगा फिर से इधर 180 डिग्री पर, तब इसका प्रोजेक्शन कहाँ आ जाएगा? वहीं आ जाएगा बीच में एकदम। समझ में आया क्या? हाँ इमेजिन करो। तो 90 डिग्री तक, जैसे जैसे पार्टिकल 90 डिग्री से ऐसे घुमा तो उसका प्रोजेक्शन ऊपर ऐसे जा रहा था। समझ में आया? यस सर। फिर 90 के बाद जब ऐसे घुमा तो उसका ऊपर वाला प्रोजेक्शन यहां से ऐसे आ रहा था। वापिस से देखो इधर आ गया, यहां आ गया ना वापिस से। हाँ हाँ सर। अब मान लो 180 से भी ज्यादा यहाँ आ गया पार्टिकल, इसका प्रोजेक्शन ऊपर का मिलेगा। प्रोजेक्शन मतलब उसकी शेडो। जैसे मान लो मैं इधर से टॉर्च लाइट जलाऊं, ये से मैं इधर से टॉर्च लाइट जलाऊं, इसकी इधर से टॉर्च लाइट अगर मैं यूज करूं तो इनकी शेडो बनेगी ना उस लाइन पर। समझ में आया? यस सर। तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है? तो अब जब ये यहाँ आ गया तो इसका प्रोजेक्शन इधर किधर दिखेगा? उसकी शेडो, डार्क शेडो यहाँ दिखेगी, है ना? हाँ। मतलब यही कंटिन्यूसली इधर से इधर इधर आ रहा है। मैक्सिमम कितना जाएगा? यहाँ तक। क्यों? क्योंकि पार्टिकल यहीं तक आ सकता है इधर, तो मैक्सिमम कितना जाएगा इस लाइन पर? इतना। समझ में आया? अब ये यहाँ आ गया। यस सर। पार्टिकल 270 डिग्री घूमा वर्टिकल से 270 डिग्री, तो उसकी शेडो यहाँ से इधर जाके फिर इधर पूरा आके इधर आके रुक गई। समझ में आया? यस सर। समझ में आया? अब देखो और आगे देखो, अब पार्टिकल यहाँ आ गया मान लो, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। समझ में आया? हाँ तो मतलब वापस से इधर आ रहा है, फिर फाइनली वो इधर आ रहा है, फिर जब वापस पूरा एक राउंड हो जाएगा तो फिर से यहाँ आ जाएगा। पूरे एक राउंड में फिर से उसका प्रोजेक्शन वही आ गया। तो तुम देखो अगर किसी यूसीएम का तुम प्रोजेक्शन लो तो दैट इज एसएचएम होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। यूसीएम का तुम प्रोजेक्शन लो तो वो एसएचएम होता है। तो ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि एसएचएम का यूसीएम का प्रोजेक्शन एसएचएम होता है, बट इससे करेंगे क्या? इससे ये टॉपिक सिंपल हो जाएगा। कैसे? तुम्हें अगर पता लग जाए कि ये यूसीएम कितनी देर में कर रहा है तो वही एसएचएम का टाइम पीरियड है कि नहीं है? यस सर। तो ऐसे यूसीएम कितनी देर में करता है, उसका फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड का? 2 पाई बाई ओमेगा। हमें पता है ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो टी क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा। तो हमें टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम भी इसी फॉर्मूले से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? समझ में आया? यस सर। अगर तुम्हें इसकी रेडियस पता है तो तुम्हें इसका एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। समझ में आया? यस सर। एम्पलीट्यूड पता है ना क्या होता है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन तक की, मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन तक की डिस्टेंस। तो जो इसमें रेडियस है वो इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है? समझ में आया?
हाँ, Yes, sir. अब देखो किसी भी पॉइंट पर मुझे जैसे स्पीड बतानी है इसकी, किसी भी पॉइंट पर मुझे क्या बतानी है, स्पीड, कि एसएचएम में कितनी स्पीड से इधर जा रहा है, तो उसका यहाँ पर प्रोजेक्शन लो, और यहाँ तो मुझे स्पीड पता होती है, क्या स्पीड होती है, स्पीड कैसे निकालते हैं, आर ओमेगा। अरे अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो आर ओमेगा ना, Yes. समझ में आया। हाँ सर। इसको मैं लिख सकता हूँ ए ओमेगा, क्या लिख सकता हूँ, ए ओमेगा। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, मान लो एंगल थीटा है, तो ये आएगा ए ओमेगा कोस थीटा, समझ में आया। Yes, sir. तो ये इसकी स्पीड आ गई यहाँ पर, इस पोजीशन पर, इस जगह पर, ए ओमेगा कोस थीटा, समझ में आया क्या, वो थीटा तुम्हें Yes, दिया sir. जाएगा, आया समझ में। तो मैं क्या समझा रहा हूँ, तुम्हें इमेजिन हो रहा है कि आगे क्या होने वाला है इस चैप्टर में। Yes, sir. हाँ, हम यूसीएम के कंसेप्ट लगाने वाले हैं यहाँ पर, आया समझ में। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. एक बार ये तुम्हें क्या लिखना है मैं बता देता हूँ, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। चलो पूरा हटा देते हैं, फिर से देखो, डबल बार समझो इसको, फिर से सेम सर्कल में ड्रॉ करता हूँ एक बार और। हम इसका प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है, ये मान लो यूसीएम कर रहा है पार्टिकल, इसका प्रोजेक्शन लेंगे हम इस लाइन पर, थोड़ा और पास बना लेता हूँ, इस लाइन पर लेंगे, ठीक है। अब ये एक पार्टिकल है, ये यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, ये साइन याद रखना, हमने क्या क्या एज्यूम किया, पार्टिकल यहाँ टॉप से शुरू हुआ है, ठीक है, ये सेंटर है, तो इसका प्रोजेक्शन मुझे यहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, है ना। अब मैं अलग अलग पोजीशन लिख देता हूँ, मान लो ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 3 है, तो मुझे वहां ऊपर बताना कहाँ मिलेगा इसका पोजीशन, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, मुझे बताओ 1 किधर है, क्या ये है 1, हाँ। Yes, sir. अब 1 से 2 की तरफ जा रहा है, तो बताओ एसएचएम में राइट की तरफ जा रहा है या लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट। राइट की तरफ जा रहा है, मतलब इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है, इसमें ये ऐसे घूम रहा है और उसका एसएचएम प्रोजेक्शन इधर कर रहा है। अब 2 बताओ किधर है, यहां से ऐसे प्रोजेक्शन ले लो, ये 2 है, समझ में आया। Yes, sir. Yes, हाँ, अब देखो एसएचएम में पार्टिकल राइट में भी जाता है, लेफ्ट में भी जाता है, कैसे बताएंगे 2 को देख के कि यहाँ पर पार्टिकल राइट में जा रहा है या लेफ्ट में, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, वो यहाँ पर जो पोजीशन मैंने बताई है वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है या फिर वापस इधर लौट रहा है, बताओ ना देख के। extreme की तरफ जा रहा है. हाँ, 2 के बाद 3 किधर है, 2 के बाद जो 3rd नंबर की पोजीशन वो एक्सट्रीम की तरफ है, तो वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है ना, Yes, sir. इसकी डायरेक्शन इधर है, समझ में आया। फिर थर्ड यहाँ मिल जाएगा, एक्सट्रीम है, अब एक्सट्रीम से तो पक्का लेफ्ट की तरफ ही आएगा, Yes. है ना? तो फोर्थ यहां से प्रोजेक्शन डालो, ये फोर्थ, ये किधर जा रहा है, राइट या लेफ्ट, 4 पर पार्टिकल किधर जा रहा है, जब 4 पर है वो तो किधर जा रहा है, Left. लेफ्ट में जा रहा है। फिर 5th पर है तब कहाँ आ गया वो, मीन जहाँ मीन पर आ गया, यहाँ पर आ गया जहाँ 1 पर था, बट इस बार डायरेक्शन इधर है, समझ में आया।
लेफ्ट वाले नंबर में नीचे लिख रहा हूं, राइट वाले ऊपर लिखूंगा, ठीक है। 6th बताओ किधर, 5th के बाद क्या आएगा, 6th किधर, यहां से प्रोजेक्शन ले लो सिंपल। तो लेफ्ट में जा रहा है राइट में, 6th पर पार्टिकल, लेफ्ट। लेफ्ट में। 7th पर, एक्सट्रीम पॉइंट पे। 7th पर तो एक्सट्रीम पॉइंट पर आ गया, ठीक है। अब इधर वाले एक्सट्रीम पर है तो इधर ही आना है, उसको आगे तो जा नहीं सकता, एक्सट्रीम के आगे और कितना एक्सट्रीम है, इधर ही आएगा। तो 8 किधर है, ये 8 है। यहां से वो लेफ्ट में जा रहा है राइट में, राइट। राइट। समझ में आया क्या, हाँ। यस सर। अब देखो, अब तुम्हें एसएचएम को एज ए यूसीएम समझना होगा। एसएचएम में पोजीशन हम एंगल के टर्म्स में बताते हैं। जैसे मैंने बोला 0 डिग्री, तो बताओ कहाँ है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। मैंने बोला 180 डिग्री, बताओ कहाँ है मीन पोजीशन। इन पोजीशन। मीन पोजीशन। बट गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ये इसमें राइट की तरफ जा रहा है और इसमें लेफ्ट की तरफ जा रहा है। मैंने बोला 90 डिग्री, बताओ कहाँ है एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम कौन सा वाला, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट। लेफ्ट। राइट वाला, एक्सट्रीम राइट। ऐसे तुम्हें माइंड फिट करना है। हालांकि पार्टिकल तो ऐसे से चल रहा है, यहाँ पे एंगल का क्या मतलब है, तुम ऐसे मत सोचना थोड़े दिन बाद कि सर एसएचएम में एंगल का क्या मतलब है, वो तो सीधे सीधे चलता है। ऐसे मत पूछना बाद में, अभी समझ लो। एसएचएम में एंगल ही एंगल आएगा बाद में, फिर पूरा समझ में आया। क्योंकि इस चैप्टर को बनाया ऐसा है कि हम इसको एज ए सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। तो बाद में मत सोचना सर ये तो सीधे सीधे चल रहा है, इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों आ रही है, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों आ रहा है, समझ में आया क्या, हाँ। हाँ, तो इसलिए यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। मैंने बोला जैसे 270 डिग्री है, तो ये यहाँ पर पार्टिकल कहाँ है, एक्सट्रीम लेफ्ट। ये तो इजी वाली चीजें हो गई, समझ में आया, ये सबको समझ में आ गई, एक्सट्रीम लेफ्ट में। अब जैसे मैंने बोला 60 डिग्री है, बताओ कहाँ है, मुझे बताओ 60 डिग्री और 120 डिग्री कहाँ है दोनों, मीन पोजीशन से राइट में या लेफ्ट में, इतना बताओ पहले। राइट। राइट में। इतना तो पता है ना, मीन पोजीशन से राइट में है। 180 डिग्री तक पूरा राइट होता है, फिर उसके बाद लेफ्ट हो जाता है, समझ में आया। तो 60 डिग्री और 120 डिग्री दोनों राइट में। अब क्या ये तुम, अब थोड़ा सा मैंने जो समझाया वो पूरा यहाँ पे समझ के बताओ कि 60 डिग्री और 120 डिग्री में दोनों में जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, क्या दोनों में एक ही तरफ चल रहा है या अलग अलग तरफ चल रहा है, अलग 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 तरफ अलग। चल रहा है। ये सबको समझ में आया तो मैं आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। सबको समझ में आ गया या फिर डाउट है इसमें, समझा सर। पक्का, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब मुझे बताओ 60 डिग्री पर है तो राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है, राइट। राइट में। 0 से 90 डिग्री तक राइट में जाता है, समझ में आया। 0 से 90 डिग्री में उसका जो एसएचएम हो रहा है इधर, इसका प्रोजेक्शन ही तो ले रहे हैं हम ऐसे ऊपर, तो किधर जा रहा है, राइट में। तो ये राइट में जा रहा है, ठीक है। और ये तो पता ही लग गया होगा, ये तो पता ही लग गया होगा कि 0 से 60 डिग्री, ये भी लिखूं क्या कि किधर है, किधर है, गोइंग राइट, ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट में, गोइंग राइट, गोइंग राइट, है ना। एंड इन बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पोजीशन। समझ में आया क्या, हाँ। यस सर। यस सर। अब 120 डिग्री बताओ किधर जा रहा है, लेफ्ट। लेफ्ट। हाँ। ये मान लो ये एज ए
पोजीशन नंबर 4 है, ये मान लो 120 इज सिमिलर टू पोजीशन नंबर 4, तो ऐसे घूम के पार्टिकल इधर जा रहा है, तो उधर उसका एसएचएम प्रोजेक्शन इधर आ रहा होगा। समझ में आया? समझ में आया क्या? यस सर। और पोजीशन Yes, sir. इन बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम राइट, यहाँ पे राइट लिखेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन तो उधर भी है। अब जैसे मैंने बोला, अब मैं कुछ भी पूछूंगा तुम्हें आना चाहिए। मैंने बोला 300 डिग्री, पोजीशन बताओ और किधर जा रहा है बताओ। राइट में जा रहे हैं। और पोजीशन लेफ्ट लेफ्ट फ्रॉम, मेन पोजीशन। हाँ समझ में आया, लेफ्ट फ्रॉम मेन पोजीशन। ठीक है, कैसे पता लगा है? 300 डिग्री मतलब ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, फिर इधर इधर ये 300 आ जाएगा, पूरा घूम के और ऐसे आ गया, तो अब इधर 360 की तरफ आ रहा है ना? तो मीन पोजीशन से तो लेफ्ट में है, और उसका जो प्रोजेक्शन है वो इधर आ रहा होगा राइट की तरफ। तो गोइंग राइट लिखूं या लेफ्ट लिखूं? राइट। 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 लेफ्ट कब होता? अगर एंगल होता 270 और 180 के बीच में। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब देखो इसको जो हम सर्कुलर मोशन में इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। फेज। ठीक है, बस बाकी सब सेम है। फेज मतलब पोजीशन बताएंगे एंगल के हिसाब से। सर्कुलर मोशन में हम ये ओमेगा जिससे घूम रहा है, पार्टिकल घूम रहा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका प्रोजेक्शन भी ऊपर इधर उधर हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है? ओमेगा पर ही करता है कि नहीं करता है? उधर पार्टिकल की वेलोसिटी ओमेगा पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है? अगर ये जल्दी जल्दी घूमेगा तो उधर एसएचएम भी जल्दी जल्दी होगा, धीरे धीरे घूमेगा कम एंगुलर वेलोसिटी से, तो एसएचएम भी कम होगा ना, कम स्पीड से होगा। समझ में आया? सर। हाँ, समझ में आया? यस सर। यस सर। मुझे बताओ, क्या पूछ रहा था मैं, कि फेस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फेस बोलते हैं, और ये एंगुलर वेलोसिटी यूसीएम में जो हम बोलते थे, यहां पर उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो अब ये मत सोचना कि सर एसएचएम, कभी कभी ऐसे माइंड में आता है क्वेश्चन, क्योंकि ये मैं पढ़ा दूंगा तुम थोड़े दिन बाद भूल जाओगे, कि सर एसएचएम तो ऐसे ऐसे होता है ऑन ए स्ट्रेट लाइन, आपने डेफिनेशन में लिखाया, यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या काम? समझ में आया क्या? यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या काम? वो तो सर्कल में होती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर मतलब तो सर्कल या रोटेशनल ऐसा होता है। समझ में आया क्या काम है यहाँ पे? मुझे बताओ, एसएचएम की स्पीड यूसीएम की एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है। तो उसी से हम निकालेंगे ना, यूसीएम को पढ़ के हम यहाँ सब निकालेंगे एसएचएम का। एसएचएम की स्पीड कितनी है, एसएचएम का एक्सेलेरेशन कितना है, वो सब हम यूसीएम की हेल्प से निकालेंगे। समझ में आया क्या? हाँ यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ। जयेश, तुम्हारे 2 अकाउंट है क्या? हाँ सर, सर मैं पीसी से आ रहा हूँ इसीलिए। ओके, देखो हम क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में यूसीएम, यहाँ पे मैं यूसीएम लिखूंगा। सर्कुलर मोशन में कौन सा वाला? यूसीएम।
और SHM, इसका प्रोजेक्शन लेंगे हम SHM में, ठीक है। तो UCM में हम जो रेडियस होता था उसको क्या यहाँ पर क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। UCM में जो रेडियस होती थी सर्कल की उसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। समझ में आया क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये रेडियस है ना इसकी, इस सर्कल की ये रेडियस है और ये इसका एम्पलीट्यूड है। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, Angular velocity. एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी वहां पढ़ा था हमने, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी है ना। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, ओनली नाम Angular चेंज, frequency. हाँ ओनली नाम में चेंज है बस, सेम ही है वो, सिंबल भी सेम है, ओमेगा, ठीक है। देन एक और बचा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वहां पे बोलते थे थीटा, ठीक है। यहां पर बोलेंगे फेज, A. फेज, PHAC, सिंबल वही है थीटा। लिखो ये सब। समझ में आया मैंने क्या समझाया पूरा? Yes, sir. यहाँ पे भी लिख लो, एवरी SHM कैन बी represented by a particle performing UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ चीजें जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि एक तो हमने क्या अज्यूम किया है, अज्यूम सेंटर ऑफ UCM, उसको हमने क्या अज्यूम किया है, एज मीन पोजीशन। मीन पोजीशन हमने क्या माना है, सेंटर ऑफ UCM, वहीं से हमने शुरू किया था, ठीक है। फेज, फेज हम कहां से मेजर करते हैं, सेंटर से जो लाइन ज्वाइन कर रही है वर्टिकल, वहीं से मेजर करते हैं ना, दैट इज मीन पोजीशन। और एक और हमने क्या माना, हमने UCM हम चाहते तो एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते थे, ऐसे भी तो मान सकते थे, इधर 0 इधर 90। समझ में आया? तो ध्यान रखना है, हमने माना है यहाँ पर, हमने माना है क्लॉकवाइज, अज्यूम क्लॉकवाइज सेंस। क्लॉकवाइज में हमने माना है सारे फेज और एंगुलर वेलोसिटी, सब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्लॉकवाइज है। लिखो, लिख लिया क्या? No, sir. No, sir.
हटा दूं? No, sir. हो गया? No, sir. तो क्या होगा? ये हटा दूं। देखो, अब मान लो कोई एक एसएचएम हो रहा है, ये इस लाइन पर एसएचएम हो रहा है, ठीक है। अब ये इसका मीन पोजीशन है, मान लो ये एक्सट्रीम है और ये लेफ्ट एक्सट्रीम है। मुझसे पूछा यहाँ ये एक्स, ये टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ, मान लो टी इक्वल टू टी पर पार्टिकल यहाँ है, तो ये एक्स का टाइम के साथ रिलेशन बताओ, एक्स का टाइम के साथ रिलेशन बताओ, मुझसे ये पूछा तो हमें निकालना है। समझ में आया क्या? तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अब हमें समझ में आ गया यूसीएम से कैसे प्रोजेक्ट करते हैं एसएचएम में। एसएचएम इज द प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, अभी हमने पढ़ा, समझ में आया? तो उतने ही जितना उसका एम्पलीट्यूड था, जितना उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड था, उतने ही रेडियस का मैं क्या बनाऊंगा, बताओ क्या बनाऊंगा? सर्कल। सर्कल। सर्कल बनाऊंगा। समझ में आया क्या? और वो वाला एसएचएम फिर से बना देता हूं ऊपर, ठीक है। अब इस सर्कल का जो सेंटर है उसको मैं वहीं रखूंगा जहां पर एसएचएम का मीन पोजीशन है ना। अब मुझे क्या गिवन है, टी इक्वल टू 0 पर ये x इक्वल टू 0 से शुरू हो रहा है, मीन पोजीशन पर x 0 होता है ना। यहां से पार्टिकल शुरू हो रहा है और इधर जा रहा है राइट में। t इक्वल टू टी पर वो x इधर आ गया, समझ में आया? तो मुझे x और t की इक्वेशन चाहिए एक, जिसकी हेल्प से मैं किसी भी टाइम पर मैं उसकी पोजीशन बता दूं एसएचएम की। अगर मुझे x और t की इक्वेशन आ गई तो सोचो कितना बढ़िया फायदा हो जाएगा कि मैं किसी भी टाइम पर क्या बता सकता हूँ, बताओ पार्टिकल कहाँ है। समझ में आया? और अगर x और t की इक्वेशन आ गई तो v और t की इक्वेशन भी बता सकता हूँ, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम। dx बाई dt क्या होता है, v। अरे यस तो बोलो, जल्दी बोलो वरना Yes, sir. हाँ सर। टॉपिक खत्म कर दें, ठीक है। फिर v और t इक्वेशन आ गई तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी? Acceleration. Acceleration. अगर हमने x t निकाल दिया देन ये चैप्टर फिर तो क्या है, फिर इसमें समझ में आया क्या? हाँ, तो देखो यूसीएम की हेल्प से कितना इजीली हम निकालेंगे इसको। यूसीएम के बिना ये टफ हो जाता, यूसीएम की हेल्प से कैसे निकालेंगे? देखो इधर मीन पोजीशन पर है, मतलब पार्टिकल यहाँ है अभी t इक्वल टू 0 पर, है कि नहीं है? यहाँ हाँ से सर। डायरेक्शन ले लो ना इसका,
पार्टिकल यहाँ है। अब t इक्वल टू टी पर पार्टिकल यहाँ आ गया। हमने क्या माना कि एक पार्टिकल है जो यूसीएम कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन एसएचएम होता है, ठीक है। तो इसकी रेडियस इक्वल टू इसका एम्पलीट्यूड है, समझ में आया। इसकी रेडियस इक्वल टू उस एसएचएम का क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना होगा यहाँ तक, ये एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम ए, मतलब सर्कल में यहाँ तक। तो ये क्या होगा, दिस इज ए, होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब यूसीएम में हम जब बात करते हैं तो पार्टिकल यूसीएम कर रहा है, तो कोई एंगुलर वेलोसिटी से कर रहा हो, उसको हम यहाँ बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, समझ में आया। मान लो ओमेगा से कर रहा है, कितने से कर रहा है, ओमेगा से। इट इज Omega. फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। इस जब भी मैं तुमसे बोलूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, तो तुम माइंड में से सोचना कि सर वो उसकी बात कर रहे हैं जो यूसीएम करता है, जिससे हम एसएचएम बनाते हैं, उसकी एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, समझ में आया क्या। तो तुम्हें फिर ऐसा नहीं लगेगा कि स्ट्रेट लाइन में एसएचएम एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों आ रही है, आया समझ में। मैंने बोला पार्टिकल है एसएचएम कर रहा है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो माइंड में क्या आता है कि सर स्ट्रेट लाइन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या काम। मैंने बोला एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, इसका फेज इतना डिग्री है, तो तुम सोचोगे सर इसमें डिग्री कहाँ से आ रही है, ये घूम तो रहा ही नहीं, समझ में आया क्या। ऐसे नहीं सोचना है, लेकिन तो क्या सोचना है, जब भी मैं ऐसा बोलूं तो तुम क्या सोचोगे कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना, सोचो उसके नीचे एक यूसीएम भी कर रहा है, समझ में आया। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. तो पूरा माइंड उस पे ले जाना यूसीएम पे, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसी को हम बोलते हैं एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, समझ में आया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज एंगुलर वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, याद है ना। हाँ सर। यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन पर सेकेंड। तो मान लो टी टाइम में पार्टिकल यहाँ आ गया, तो कितना एंगल घुमा, मान लेते हैं थीटा एंगल घुमा, समझ में आया। हाँ, यस सर। और ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, दिस इज x। ऊपर देखो टी टाइम पे वो x इधर आ गया, तो ये x ही है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है। हाँ सर। तो ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको सर, यूसीएम के अंदर एक ट्राइंगल दिख रहा है ऐसा, इस ट्राइंगल में एंगल है थीटा। तो मुझे बताओ साइन थीटा कितना है यहाँ पे, बताओ। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज रेडियस, तो परपेंडिकुलर है x, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, x अपॉन a है क्या। हाँ सर। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा a साइन थीटा, आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. यस सर। और यहाँ से देखो ये थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी। ओमेगा टी, समझ में आया। मतलब इसने थीटा एंगल बनाया एंगुलर ओमेगा की एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, तो टी टाइम में बनाया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी, टी इज टाइम, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी समझ लो, तो थीटा हो जाएगा एंगल, समझ में आया। हाँ सर। समझ में आया। तो थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, a साइन ओमेगा टी, तो इक्वेशन आ गई ना a वर्सेस t, समझ में आया क्या। किसी भी Yes, टाइम sir. पर यहाँ t रखो, ओमेगा तुम्हें गिवन होगा, ठीक है। ये ओमेगा टी इज नथिंग बट थीटा, इट इज थीटा, समझ में आया। जैसे मैंने बोला थीटा इक्वल टू 0 पर, इसमें पुट कर दो, ये इस वाली इक्वेशन में पुट करके बताओ, थीटा इक्वल टू 0 पर x कितना होगा, 0, थीटा है और ओमेगा टी एक ही चीज है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर x कितना होगा, ए। Yes, sir. थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर x कितना होगा, या 30 ले लो अभी, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर x कितना होगा, by 2. a बाई by 2। मतलब जितना फेज 30 डिग्री चलेगा उतने में एसएचएम में पार्टिकल a बाई 2 चलेगा, मतलब एम्पलीट्यूड का हाफ। तो हम बता सकते हैं
मुझे बताओ थीटा इक्वल टू 270 पर x कितना? A. माइनस ए। साइन 270 नेगेटिव होता है, समझ में आया? साइन 180 तक ही पॉजिटिव होता है, फिर 180 के बाद पूरा नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। साइन 270 -1 होता है, तो -1 इंटू ए इज माइनस ए। 270 डिग्री पर इधर आ गया था ना पार्टिकल, याद नहीं है क्या? यस सर। समझ में आया? तो किसी भी टाइम पर या किसी भी एंगल पर x बता सकते हैं इस इक्वेशन से? हाँ, यस सर। Yes, sir. अगर पार्टिकल की स्पीड पता नहीं, यहाँ पर ये कितनी स्पीड से जा रहा है, तो हमें पता है v इज इक्वल टू होता है dx/dt। तो क्या होगा? a साइन ओमेगा टी का, t के रिस्पेक्ट में करना है, तो साइन का होता है कोस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का होगा ओमेगा। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? टी का होगा 1 और ओमेगा कांस्टेंट है, तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? a इंटू ओमेगा आएगा। समझ में आया? चेन रूल लगा के। हाँ, हाँ सर। तो देखो किसी भी टाइम पर तुम वेलोसिटी बता सकते हो क्या, या किसी भी थीटा पर? हाँ। ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा है, तो किसी भी थीटा पर, थीटा इक्वल टू 0 पर बताओ, मतलब मीन पोजीशन पर स्पीड कितनी है? cos 0 कितना होता है? 1। यस। बोल दो आंसर। हाँ ए सर। ओमेगा। तो कितना आंसर आएगा? ए ओमेगा आएगा ना। यस सर। थीटा इक्वल टू 90 पर 0। 0 रुक जाती है ना, वहां पे बताया था ना। थीटा इक्वल टू 60 पर A omega by 2। कम होती है उधर ए ओमेगा by 2, फिर फाइनली 0 हो जाएगी। चाहो तो पहले 60 लिखना, बाद में 90 लिखना। थीटा इक्वल टू 120 पर माइनस ए ओमेगा बाई। हाँ, या इसको 150 ले लो, चलो 150 पर cos 150 is cos 180 minus 30, नहीं 120 लो, 120 लो। √3 वाला नहीं लिखना, में 1/2 चलेगा। को थीटा ले लो 120, cos 120 मतलब cos माइनस cos 60, तो क्या आएगा? माइनस ए ओमेगा बाई 2। माइनस A omega by 2। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर माइनस होगी। माइनस का मतलब क्या है यहाँ पर? मैग्नीट्यूड तो देखो दोनों का इक्वल ही आ रहा है। माइनस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब राइट में जा रहा था, माइनस का मतलब लेफ्ट। Left. सेम है। 60 डिग्री पर और 180 डिग्री पर स्पीड सेम होती है, ओनली डायरेक्शन इधर। 60 डिग्री पर और 120 पर, 60 पर डायरेक्शन इधर और 120 पर डायरेक्शन इधर। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। यस सर। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर ये होगा माइनस A omega। माइनस ए ओमेगा मतलब मीन पोजीशन पर, 180 डिग्री मतलब मीन पोजीशन होता है, तो माइनस ए ओमेगा मतलब लेफ्ट में जा रहा है। समझ में आया? यस सर। अभी मैंने तुम्हें v का एक और ऐसे भी बताया था ना, एक बार और देख लो चाहो तो, कि हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये कितने से घूम रहा है। यूसीएम में पार्टिकल की स्पीड क्या होती है? r ओमेगा। तो r यहाँ पे रेडियस कितना है? a ओमेगा, है ना। तो इसका ये वाला कंपोनेंट ही इसकी स्पीड देगा, ये v देगा कि नहीं देगा? ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, निकाल लेना। तो ये कितना आएगा? ए ओमेगा कोस थीटा। बताया था ना अभी। Yes, sir. Yes. हाँ सर। और थीटा कितना होता है? ओमेगा टी। तो देखो वही आ रहा है। समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes, sir. दिस एंगल इज थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाता है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये फिर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यस यस सर। तो देखो वैसे भी निकाल सकते हैं। हाँ, अब मुझे बताओ एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे? डीवी बाई dt। तो इसका कोस का होता है माइनस साइन, तो इसका होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। किसी को डाउट है क्या इसमें? कैसा आया? नो सर।
ठीक है, क्या बोले आप वापस बोलो ना। एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलेरेशन आएगा। तो cos का क्या होता है साइन माइनस साइन, और ओमेगा टी का होगा ओमेगा, तो एक ओमेगा और बढ़ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? यस तो इसमें भी थीटा इक्वल टू 0 पर साइन 0 0 होता है, तो ए 0, क्योंकि नेट फोर्स 0 होता है। थीटा इक्वल टू 90 पर साइन 91 होता है, तो ए क्या होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल इधर होता है तो फोर्स इधर लगता है ना, जब पार्टिकल यहाँ होता है तो फोर्स इधर लगता है, राइट, पार्टिकल राइट एक्सिस में, तो फोर्स लेफ्ट में लगता है, तो एक्सेलेरेशन भी लेफ्ट में आएगा। दिस इज मैक्सिमम। जैसे ये स्पीड मैक्सिमम थी v इज इक्वल टू ए ओमेगा, ये मीन पोजीशन पर मैक्सिमम स्पीड होती है ना, वैसे 90 डिग्री पर ये मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है। समझ में आया? यस सर। ऐसे किसी भी एंगल पर निकाल सकते हैं। आया समझ में? अच्छा, अब यहाँ पर देखो इसको, ये एक्सेलेरेशन का एक और फॉर्मूला दिखाता हूँ यहाँ से मैं। एक तो फॉर्मूला ये आया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे कॉमन ले लूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर और बचा ए साइन ओमेगा टी, तो ऊपर देखो वो एक्स है कि नहीं है? यस सर। तो मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूँ। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। One more formula of A. It is A versus X equation. A और X में रिलेशन है। अगर आपको X पता है तो A इससे निकाल सकते हो आप। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, एक और फॉर्मूला देखो। देखो यहाँ से A का फॉर्मूला आया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये मैंने फिर से लिखा है था। हमें पता है A इज इक्वल टू होता है माइनस के बाई एम इंटू एक्स, होता है कि नहीं होता है? यस सर। इक्वल टू होता है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स कितना होता है माइनस के एक्स अपॉन एम। एम इस पार्टिकल, जो पार्टिकल इसका मास है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, के बाई एम, है ना? यस सर। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिला, अंडर रूट के बाई एम। समझ में आया क्या? यस। हाँ सर। हाँ, तो मुझे बताओ टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, है ना? यस सर। यस सर। एसएचएम का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई ओमेगा की वैल्यू पुट करो अंडर रूट एम बाई के। समझ में आया? हाँ सर। हाँ, यहाँ पे के क्या है, वो जो रिस्टोरिंग फोर्स जो प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो जो कांस्टेंट आता है इसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। समझ में आया? Yes, sir. लिखो पूरा। सर ये बॉक्स वाला वापस बताओ ना। हाँ, देखो ये फॉर्म यहाँ तक समझ में आ गया, ये फॉर्मूले तक a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स तक समझ में आ गया। हाँ सर। फिर हमने पढ़ा था a इज इक्वल टू होता है ये एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना होता है माइनस के एक्स अपॉन एम, तो मैंने ये लिखा है। रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस के एक्स, है ना? दोनों को कंपेयर करो, एलएचएस साइड ए आरएचएस साइड दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों को कंपेयर करूंगा तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है, के बाई एम लिखा हुआ है ना। हाँ सर। तो ओमेगा क्या आएगा अंडर रूट के बाई एम, है ना? यस सर। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, टी टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट 360 डिग्री,
360 डिग्री मतलब थीटा 2 पाई, तो 2 पाई बाई टी एंगुलर वेलोसिटी होगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई बाई ओमेगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ओमेगा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो उल्टा हो जाएगा ना, इनवर्स हो, के बाई एम की जगह एम बाई के हो जाएगा। हाँ सर। तो दिस इज टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ठीक है, और ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, समझ में आया? यस सर। अब देखो ये जो 3 इक्वेशन पढ़ी है, अभी इनको मत रटना तुम, क्योंकि ये हर जगह वैलिड नहीं है। इट इज नॉट ए जनरल इक्वेशंस ऑफ एसएचएम, ये जनरल इक्वेशन नहीं है, हर जगह वैलिड नहीं है। ये कब वैलिड है? जब पार्टिकल, देखो हमने क्या माना था, हमने क्या माना था, पार्टिकल कहां से शुरू हुआ है? मीन पोजीशन से। पोजीशन। तो जरूरी थोड़ा ना हर बार मीन पोजीशन से शुरू हो, मान लो एक्सट्रीम से शुरू हो तो यहां से शुरू हो तो फिर ये इक्वेशन गलत हो जाएगी फिर तो। समझ में आया क्या? Yes, sir. इसको हम कल अपडेट करेंगे, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, 90% तो आपने पढ़ लिया है इक्वेशन, थोड़ा सा और अपडेट करेंगे। ऐसी इक्वेशन पढ़ेंगे जो हर जगह वैलिड हो, जिसमें कहीं से भी शुरू हो पार्टिकल, उसके लिए वो सही हो इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन पढ़ेंगे। समझ में आया? फिर उनको बोलेंगे दीज आर द इक्वेशंस ऑफ एसएचएम। इनको नहीं बोलेंगे, इनको तो ये सिंपल है, मैंने आपको समझाया यहाँ से तो आपको समझ में आ गया। डायरेक्ट वो बताता तो अभी समझ में कम आता, अब वो बताऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है? Yes, sir. सो कल के लेक्चर से पहले पूरा पढ़ के आना, क्योंकि कल इसी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसी के आगे शुरू होगा, जनरल इक्वेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है? ओके हाँ सर, बाय सर, थैंक यू सर। ओके, लिख लिया सबने? Bye. आज का लेक्चर कब अपलोड करोगे? हाँ मैं कर दूंगा रिकॉर्ड। हाँ सर आज रात तक कर दो प्लीज। हाँ अभी कर दूंगा, कन्वर्ट थैंक यू सर। बाय सर, थैंक Bye, यू sir. सर। Thank you, sir. बाय, वेलकम। लिख लिया सबने, हटा दूं? हाँ सर। ओके, ओके, बाय।